हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 22/7/2026 को हमारी जो सुनवाई हुई सिंगला साहब वाले केस की, और बेंच ने क्या आदेश दिया, उसका लिखित ऑर्डर आ चुका है। और जो लिखित ऑर्डर आया हुआ है उसी को हम देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि सुनवाई चल रही थी और मेहता साहब बोल रहे थे, उनको टाइम दिया गया था आर्गूमेंट करने का और एट लेंथ बोले भी वो। और उससे पहले हमारे जो पिटिशनर के वकील थे, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सिंघवी साहब, वो बोले। वो कम बोले, मेहता साहब ज़्यादा बोले। लेकिन सिंघवी साहब ने जो बात कही थी वो उन्होंने बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दी। कोर्ट ने जो पूछा वो भी बता दिया, और उसके बाद मेहता साहब को टाइम मिल गया बोलने का। अब जब कोर्ट में बहस होती है और जब एक वकील बोल रहा होता है तो उसके बीच में दूसरा वकील नहीं बोलता। रेस्पोंडेंट के वकील जब बहस कर रहे थे तो उस समय पिटिशनर के वकील को सुनना पड़ता है, जब तक कि जो बेंच है या जस्टिस हैं कोई सवाल उससे नहीं पूछे। मतलब कोर्ट में हर चीज पूछ करके परमिशन लेकर के बोली जाती है, या फिर खुद जज पूछे तब बोली जाती है। आपने देखा होगा जब जस्टिस आपस में बात करते थे तो आर्गुमेंट करने वाले वकील साहब चुप हो जाते थे। ये कोर्ट का प्रोसीजर है, ये मर्यादा है, उनकी फॉलो करनी पड़ती है। तो मनीष सिंघवी साहब साथ साथ जवाब नहीं दे सकते थे। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे वकील कमजोर। हमारे वकील बिल्कुल कमजोर नहीं है। सेवाराम जी और मनीष सिंघवी साहब अच्छी बहस कर रहे हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो ओरिजिनल पार्टी के जो पिटिशनर हैं, बैंक ऑफ जैसे पंजाब से बैंक के बुक हैं, कोई कह रहे हैं वो बीमार हैं। हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं, कई बातें हैं, आदमी बीमार भी हो सकता है। तो एक तो आप मनीष सिंघवी साहब और सेवाराम जी में विश्वास रखिए। सिंघवी साहब अच्छी बहस कर रहे हैं, और भी बातें होंगी तो हम संपर्क में आएंगे, उनसे बात करेंगे। अब दोस्तों, हम यह देखते हैं कि उस दिन 22/7/2026 को हुआ क्या। 22/7/2026 को जो कुछ भी हुआ वो यहां ऑर्डर में आया हुआ है, और उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अपॉन हियरिंग द काउंसिल, द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। वी हैव हर्ड मिस्टर ध्रुव मेहता, learned senior counsel appearing for the respondent, इंडियन बैंक एसोसिएशन एट लेंथ। मतलब उनकी लगभग जो बहस है पूरी हो चुकी है। लर्नर काउंसिल appearing for the respondent, पंजाब नेशनल बैंक seeks time to file additional affidavit along with additional document elaborating upon the issue raised in the court। दो प्रकार के डॉक्यूमेंट इनको देने, एक तो देना है एफिडेविट, क्योंकि उन्होंने अपने एफिडेविट में, कोर्ट ने कहा था वेरी क्राफ्टली ड्राफ्टेड, जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीआर या डीए की जो बात की थी, उसको कोर्ट ने माना कि वो मर्जर ऑफ डीए है बेसिक पे में, तो उनको दिखाएं। तो उसका ये जो न्यूट्रलाइजेशन की जो बात है उसका एफिडेविट देंगे कि उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो, और एडिशनल डॉक्यूमेंट डीए को बेसिक पे में मर्ज करके उनको दिखाना है। ये तो डॉक्यूमेंट मांगे इनसे। कोर्ट का यह मानना है कि उन्होंने कहा कि सीपीसी में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, जब जब पे कमीशन आता है तो पेंशन रिवाइज हो जाती है। उनका यह मानना है कि जब जब बेस सेटलमेंट आएगा तो ये भी पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। ये कोरिलेटेड है, और क्योंकि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो बने भी सीसे रूल 1970 पर आधारित हैं। अब क्यों, तो अब तो आरबीआई में अपडेशन हो गया, तो वो भी मामला यहाँ पर लागू होता है। आगे, द रेस्पोंडेंट शैल इन पर्टिकुलर रेस्पॉन्ड टू द सबमिशन। यहां कोर्ट ने एक शैल वर्ड यूज किया है, और खास करके दो रेस्पोंडेंट हैं वो क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड टू द सबमिशन, यानी उस सबमिशन को, उस आर्गूमेंट को, उस तर्क को, उस निवेदन को क्या करेंगे, एडवांस्ड बाय द लर्नेड सीनियर काउंसिल। जो लर्नेड सीनियर काउंसिल हैं, कौन,
सिंघवी साहब, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि अपडेशन है और ये ऑल द बोर्ड्स फॉर ऑल द टाइम्स है, ये सबको जानना चाहिए। इसके बारे में रेस्पोंडेंट अपना रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी अपना मत देंगे और तर्क देंगे। तो इसका मतलब अभी तो केस खत्म हुआ नहीं है कोर्ट के नज़र में, अभी तो कोर्ट खुला हुआ है। और सिंघवी साहब ने जो कहा था, क्या कहा था, काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट दैट द अपडेशन प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज 35(1) ऑफ द 995 रेगुलेशंस आर एज अमेंडेड 2002, यानी 35(1) में जो रेगुलेशन है जो 2002 में अमेंड हुआ था, वुड अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड टू ऑल एम्प्लॉय। ये कहा था कि सारे एम्प्लॉयज को ये लागू होगा। इसका जवाब कोर्ट मांगेगा रेस्पोंडेंट से, आईबीए से, पीएनबी से, यूएफपी से। अब यहां होगी बहस, क्योंकि अभी तो हमारे जो वकील हैं हमारी साइड के, उनको आर्गुमेंट करना है और दूसरी साइड को ये बताना है कि ये कैसे लागू नहीं है। वो अलग बात है, उन्होंने कह दिया भाई पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो फाइनल तो किया नहीं कोर्ट ने माना भी नहीं अभी तक तो। और जो जलेबी बना रहे थे, कभी 2D को लेकर के, कभी 37 को लेकर के, 38 को लेकर के, 35 को लेकर के, लेकिन 35(1) से भाग रहे थे इधर उधर, 32 से भाग रहे थे पूरी तरह से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि that such updation has not been extended while computing the pension payable to the retired employees। मतलब ये सारा का सारा जो पोर्शन है हमारे पिटीशन के वकील का, यानी सिंघवी साहब का, उन्होंने बोला कि इस प्रकार का अपडेशन ने दिया नहीं है और ये सब पर लागू होगा। इसका मतलब अभी ये लाइव है, अभी ये बंद नहीं हुआ है, अभी इस पर बहस होगी और 35(1) पर जो बहस होगी वो मजेदार बहस होगी। हम जो कह रहे थे ना, मेहता साहब ने सारे दरवाजे बंद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहता साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया चीजों को। कर सकते हैं, अधिकार है उनका, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम मान के चलेंगे सब पर लागू होता है, वो कहेंगे नहीं इस पर्टिकुलर ग्रुप पर लागू होता है, तो कह सकते हैं वो। तो इस बात का जवाब अभी कोर्ट में देना है, क्यों कोर्ट जब तक संतुष्ट नहीं होगा इस चीज से तो कोर्ट जब तक मानेगा नहीं। उसके बाद द एडिशनल एफिडेविट शैल आल्सो कंटेन द 7th बाइपार्टी सेटलमेंट ऑनवर्ड अप टू द 12th बाइपार्टी सेटलमेंट, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द मर्जर ऑफ डीएन अलाउंस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन पेंशन अलॉन्ग विद द करस्पॉन्डिंग जॉइंट नोट। ऑफिसर्स और एम्प्लॉय की जो पे में डीए मर्ज करके जो कैलकुलेशन होगा वो आप लेकर के आओगे। अब ये कितने लोगों को लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, ये तो पता चलेगा अभी। ये भी बहुत बड़ी चीज है। कोर्ट मानता है कि भाई मर्जर तो मतलब सीधा साधा मतलब है, अपडेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बेसिक पे अलग रख दी और डीए अलग रख दिया और डीए बढ़ता रहेगा, बेसिक वहीं रहेगी। कोर्ट ये मान गया कि अपडेशन का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है बेसिक पे का मर्ज होना। बस इसमें यही पंगा फंसा हुआ है कि जो अमेंडेड रेगुलेशन है 2003 में या 2002 में जो भी हुआ था वो किसके लिए है। अब उसके लिए तो वो बताते हैं कि भाई क्या नाम है, कुछ डेट दे रखी है और वो केवल क्या नाम है एवरेज इमैल्यूमेंट कंप्यूटेशन के लिए है, तो वो तो वैसे ही उसमें फिट नहीं बैठता है। वो केवल और केवल 35(1) के लिए है और अक्रॉस द बोर्ड है, सबके लिए है और इन्हें लागू नहीं किया है। इसका मतलब अभी केस वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट, द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द अफोरसाइड बाइपार्टी सेटलमेंट में बी फाइल्ड एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फाइल द एंटायर एप्लीकेशन। और जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट अफोरसाइड बाइपार्टी का उनको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है सब सारे को लगाओगे, ये पास में रखोगे। दोस्तों इन सब चीजों के पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी जो अगली तो पारा 8 को जो सुनवाई होगी ना, उसका बेस ये होगा जो ऑर्डर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको एडिशनल एफिडेविट देने हैं और एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एफिडेविट देना है और क्या एफिडेविट और एडिशनल डॉक्यूमेंट दोनों ही करने हैं इनको। डॉक्यूमेंट किसके लगाने, 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12वें सेटलमेंट तक उसमें डीए मिला करके बताकर बनाना है। और एडिशनल एफिडेविट इस बात का देना है कि इन्होंने कोई उसमें अपने एफिडेविट में कोई ऐसी बात कही थी जो एडिशनल क्या नाम था डीए न्यूट्रलाइजेशन की जो बात कही, उसका एडिशनल एफिडेविट देना है। लेकिन मेन चीज
रेस्पोंडेंट को अभी जो हमारे वकील साहब ने यानी सिंघवी साहब ने जो पॉइंट रेज किया 35(1) पे, ये सब पर लागू होता है। तो इसका मतलब अब तक मेहता साहब ने जो भी कुछ कहा वो फाइनल नहीं है। ये फाइनल नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए है। इसके बाद मैं और वीडियो बनाऊंगा 35(1) पे किन किन दृष्टिकोणों से हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखो, ये अधिकार है, ये रेस्पोंडेंट को भी अधिकार है और ये पिटीशनर को भी अधिकार है कि अपना अपना इंटरप्रिटेशन दें, क्योंकि उसमें रेगुलेशन में कहीं लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर समय के लिए है। ये तो केवल उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हमारे वकील रेस्पोंडेंट के कि ये पर्टिकुलर समय के लिए। हमारे वकील उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, नहीं ये सबके लिए है। अब कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है, बहुत मेन चीज है। तो सारी चीजें सामने है, पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है, इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकाले। और एडवोकेट मनोज सिंघवी साहब अच्छी तरह से लगे हैं, साथ में सेवाराम जी उनका साथ दे रहे हैं, उन पर विश्वास रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे जो हमारे सिंगला साहब केस के जो वकील हैं वो वहां पर नहीं है। ये अखरने वाली बात है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।